हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉलेज मिक्सचर चैनल में स्वागत है। आज यानी कि 16 अगस्त को बेसिक शिक्षा अधिकारी की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन संपन्न हुई है। बीयू परीक्षा के इसी प्रश्न पत्र का हम सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान दिया हुआ है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसको सेल्सियस पैमाने पे बदलना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है C/5 इक्वल्स टू F-32 डिवाइडेड बाई 9, C/5 बराबर F-32/9। इस फार्मूले को जब यूज करेंगे तो आंसर आएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। दूसरा प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 यानी कि आर्टिकल्स और जो उसमें प्रोविजंस दिए गए हैं उनको मैच करना है। तो सबसे पहला है एबॉलिशन ऑफ टाइटल यानी कि उपाधियों का निषेध। तो ये सबको पता होगा कि ये आर्टिकल 18 में है। और फिर शिक्षा का अधिकार जो 21A में दिया हुआ है यानी कि अनुच्छेद 21 क में दिया हुआ है यानी कि D का 2 हो गया। तो अगर आप केवल शिक्षा का अधिकार जानते हैं कि आर्टिकल 21A में है तो इसी से आप आंसर निकाल लेंगे और इसका आंसर हो जाएगा D। 74वें संविधान संशोधन, 74वां संविधान किससे संबंधित, संशोधन किससे संबंधित है? तो ये म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है। और इस हिसाब से क्या होगा, नई अनुसूची जोड़ी गई थी 9A और नगर पालिका के कार्य प्रणाली का पुनर्संरचना करता है, महिलाओं के आरक्षण की भी बात करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी कि A। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक योजनाओं के विधि निर्माण की शक्ति प्रदान है? तो वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को प्राप्त है। सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, मतलब समाज सुधारक जो हैं वो सबसेट हैं और मानवतावादी कोई भी हो सकता है, चाहे वो समाज सुधारक हो या ना हो। तो सभी समाज सुधारक अगर मानवतावादी हैं तो कुछ अमानवतावादी समाज सुधारक नहीं हो सकते हैं, कुछ समाज सुधारक अमानवतावादी नहीं हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा C, कुछ मानवतावादी। जो ये वाला रीजन है, कुछ मानवतावादी जो हैं वो समाज सुधारक हैं। ठीक, सेंटर वाला रीजन। छठवां प्रश्न है फिर से विषय और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल को मैच कराना है। तो आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो 51 क में वर्णित है। तो आप देख सकते हैं 51 क जहां पे लिखा है 1 और 4 वो फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है, मतलब सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। तो ये संबंधित है आर्टिकल 50 से। तो D का 3 अगर आप जानते हैं तो आपका आंसर इजीली हो जाएगा और आंसर होगा B। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? तो प्रश्न चिन्ह का स्थान जो लेगा वो 28 है, क्योंकि आप देख सकते हैं 4, 6, 10 और 6, 3, 18 इसमें जोड़ेंगे तो 28 हो गया। 18 3 54 जोड़ेंगे तो 82 आ जाएगा। तो मतलब जितना डिफरेंस आएगा उसका 3 गुना करते चलना है। A B का भाई है, B C का भाई है और C D का पति है। तो आप देख सकते हैं कि A B C और भाई जो हैं भाई हैं और D जो है उसकी पत्नी है और E बोल रहा है कि A का पिता है, मतलब एक जनरेशन पीछे चले जाइए। तो एक जनरेशन पीछे मतलब पिता के बेटे के भाई की बीबी जो होगी वो बहू होगी, यानी कि एक जनरेशन बाद की ही बात करेंगे। दिसंबर को लिखा गया है इस तरह से, तो ये जो है वो किसको लिखा जाएगा? तो आप देख सकते हैं कि DECEMBER। ठीक, तो यहां से आप देखिए ERMBVENO। दूसरा ट्रिक क्या है कि अगर आप देख सकते हैं दिसंबर के ही वर्ड्स को रीसफल किया गया है, तो आप देख सकते हैं NOVEMBER का ही रीसफल है, तो D आंसर हो जाएगा। इस रेडी में x का मान क्या होगा? तो 1 और 1, फिर 1 2 फिर 3। तो आप देख सकते हैं कि 1 और 1 को जोड़ने पर क्या आएगा? 2 और 2 और 1 को 3, 3 2 को 5, 5 3 को 8, 8 5 13, 13 8 21। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13। मतलब पहले के 2 पदों को अगर जोड़ दिया जाए तो तीसरी जो संख्या है वो आ जा रही है। रायसीना डायलॉग 14 से 16 जनवरी 2020 को जो संपन्न हुई है उसकी थीम क्या थी, ये पूछा जा रहा है। तो थीम थी नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी यानी कि C आंसर।
विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कोनेरू हेम्पी हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता है ये। नीति आयोग द्वारा एक सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 निकाला गया है। इसमें कौन सा राज्य प्रथम है? तो ये है केरल। ऑपरेशन वनीला किससे संबंधित है? तो ये है मेडागास्कर। देशों में किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? तो G20 का जो आयोजन है वो जापान में किया गया था। अगला G20 जो 2020 का होगा वो सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। यहां देखते हैं तो यहां पे क्या है, ऊर्जा संयंत्र दिए हुए हैं और ऊर्जा के प्रकार दिए हुए हैं। तो आपको अगर ये पता है कुंदन कुलम जो है बहुत न्यूज में रहता है, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी या फिर एटॉमिक पावर से संबंधित है। तो अगर सी का 1 आप जानते हैं तो आप आंसर निकाल सकते हैं वेरी इजिली, और इसका आंसर हो जाएगा डी। यहां बोला गया भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटे के कोयले का कुल भंडार 293.5 करोड़ टन है। तो ये गलत है, और देश के कोयले का प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों झारखंड और उड़ीसा में है। ये सही है। तो पहला ए गलत हो गया और आर सही हो गया। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड है और क्षेत्रफल की दृष्टि से थर्ड है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड आपको मालूम है कि महाराष्ट्र है, और अगर आपको जनसंख्या की दृष्टि से नहीं भी मालूम है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से थर्ड प्लेस पे है महाराष्ट्र। यहाँ क्या जनजातियां दी हुई हैं और उनकी मतलब लोकेशन दी हुई है। तो आप जानते हैं कि जरावा जनजाति जो है वो अंडमान में पाई जाती है। तो जरावा जनजाति अगर आप जानते हैं तो अंडमान से हो जाएगा। थारू उत्तर प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश और कुकी जो है वो मणिपुर। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ दिया हुआ है जैव आरक्षित क्षेत्र, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व्स दिए हुए हैं और उनके स्टेट्स बताने हैं। तो आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स याद होने चाहिए। अगर आप नहीं भी याद है तो बहुत सारे न्यूज में रहता है मानस मानस बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो मानस आप जानते हैं कि असम में है। तो इसी आधार पे आप आंसर निकाल सकते हैं बी का 1। तो इस हिसाब से हो जाएगा सी। भारत के नगरीकरण के संबंध में है, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है। 2011 की सेंसस के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि कुल नगरीय जनसंख्या का मतलब जितने लोग अर्बन में रहते हैं टाउन्स में, उसका 60% से अधिक जो है वो क्लास 1 सिटी में निवास करती है। तो ये सही है। और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर मतलब एग्रीगेशन हैं 2011 के हिसाब से। तो ये दूसरा वाला जो है वो सही है और पहला वाला भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। 2011 जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो होता है वो कितनी बालिकाएं हैं 1000 बालकों पे, इसका गणना करता है। तो इसका रिवर्स कर दें अगर, तो सबसे कम जहां चाइल्ड सेक्स रेशियो होगा, शिशु लिंगानुपात, वहीं पे 100 बालिकाओं पे सबसे ज्यादा बालक होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, सी। शरीर की सतह से पसीना बहने के द्वारा जो जल की हानि होती है वो किस पे निर्भर करती है? दोनों पे निर्भर करती है, ताप पे भी और नमी पे, मतलब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों पे निर्भर करती है। तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? आयरन जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कॉपर भी है, मैग्नीज भी है, लेकिन मैग्नीशियम नहीं है। हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो लाल रंग का होता है, सही है। फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी सही है। कुछ अम्लीय होता है, ये भी सही है। लेकिन यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, ये गलत है। और यही पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये चीजें ध्यान से आपको पढ़नी होती है कि कौन सा सही पूछ रहा है और कब कब नहीं पूछ रहा है। रक्त में HbA1c टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्लड के टेस्ट, वो किस में लाभदायक होते हैं? तो वो डायबिटीज का कंट्रोल कैसे हो रहा है पिछले कुछ दिनों में, उसी का मापन करता है ये HbA1c। मौलिक कर्तव्य के हिसाब से अब प्रश्न है कि किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? तो देश की रक्षा करना किया गया है, आयकर अदा करना नहीं किया गया है। तो अगर आपको इतना पता है कि पेइंग टैक्सेस इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आप 2 को हटा सकते हैं। तो 2 गलत, 2 गलत, 2 गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी।
और आप फिर से पढ़ के चेक कर सकते हैं कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को परिरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये दोनों फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। भारत में मंत्री परिषद जो होता है वो संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। सही है कि गलत? तो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, इसलिए ये जो है वो गलत हो जाएगा। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए गलत है और आर सही है, यानी कि 28 का डी। पंचायती राज समितियां समय समय पर गठित हुई हैं, उनका क्रोनोलॉजी पूछा गया है। तो सबसे पहले आए थे BR मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर आया था राव समिति, GVK राव समिति, फिर LM सिंघवी समिति। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान का कौन सा केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय फाइनेंशियल रिलेशन से संबंधित है? तो फाइनेंशियल रिलेशन से संबंधित है भाग 12। तो आप देखेंगे वित्तीय संबंधों से संबंधित है। अब आ गया फिर से रीजनिंग का प्रश्न। एक बढ़ई 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, मतलब ए जो है वो 6 घंटे में बनाता है, बी जो है 7 घंटे में बनाता है, सी जो है 8 घंटे में कुर्सी बनाता है। अब तीनों बढ़इयों को लगा दिया गया काम पे और हर दिन बोल दिया गया कि 8 घंटा आपको काम करना है। तो 21 × 8 जो होगा 168 आवर्स होंगे। तो सी का तो सीधा सीधा हिसाब है कि एक दिन में 8 घंटा काम कर रहा है, यानी कि एक दिन में एक कुर्सी बनाएगा। तो सी जो है वो 21 कुर्सी बनाएगा। बी जो है 7 घंटे में एक कुर्सी बनाता है और इसको दिए कितने गए हैं? 168 आवर्स। तो 7 से भाग देंगे अगर तो यहां आ जाएगा 24, 7 दूनी 14, 7 चौको 28। फिर ए जो है वो 6 घंटे बनाता है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 28, 6 दूनी 12 और 8 छके 48। तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 + 4 5 हो गया, 5 8 13 और अंत में 3 होना चाहिए तो 73। तो सी हो जाएगा आंसर 73। यहाँ के नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्या है? B C D E गायब कर दिया और F लिख दिया है। फिर F के बाद G H I J गायब कर दिया, K लिख दिया, L M N O गायब कर दिया, P लिख दिया। P के बाद क्या आएगा? Q R S और T को गायब करके U लिख देना है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? C, QRSU। अब ये बोल रहा है कि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस कब पड़ता है? 26 जनवरी को। उस दिन शनिवार है। X का जन्म 3 मार्च को हुआ। Y जो है वो X से 4 दिन बड़ा है। 4 दिन कब बड़ा होगा? जब उसका जन्म जो है वो 28 फरवरी को हुआ हो। ध्यान रखेंगे कि 1980 जो है वो लीप ईयर था, तो Y का जन्म 28 फरवरी को होगा, तभी वो X से 4 दिन बड़ा हो पाएगा। तो 28 दिन इस महीने में हो गए और 26 5 31 5 दिन जनवरी में हो गए। तो 28 5 33 हो गया और 33 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 शेषफल बचेगा। तो शनिवार में 5 दिन आगे बढ़ जाइए, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार B। 34 का प्रश्न का आंसर अभी नहीं आ पाया है, जैसे ही आएगा मैसेज में आपको कमेंट के माध्यम से बता दिया जाएगा। 35वां प्रश्न है कि A और B की आयु का अनुपात 4:5 है 5 वर्ष पहले, और यदि A की वर्तमान आयु 29 है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी? 24 होगी। तो B की कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए 5 वर्ष पहले, तो 35 हो जाएगा। तो अगर आंसर से हम चलें तो B की आयु 35 है, तो 5 वर्ष पहले 30 थी और 5 वर्ष पहले इसकी 24 थी, तो 24/30 जो होगा वो 4/5 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा D। यहाँ क्या है? x = 2 + 2 1/3 + 2 2/3। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 2 2 4 2 6 और 1/3 और 2/3 कितना होता है? 7। तो अगर 7 हो गया तो 7 को इसमें पुट करेंगे तो 91 आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 91। अब दिया हुआ एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं। जीवा मतलब क्या होता है? कॉर्ड। तो ये है सर्किल है और इसकी 2 कॉर्ड ऐसे हैं, ठीक, और जो P पे मिलती हैं, ठीक, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। अब बोल रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, AC और BD को मिला दीजिए। अब बोल रहा है कि इस एंगल की वैल्यू
50 है, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि जो आमने सामने के कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, मतलब दोनों का जोड़ 180 होता है। तो अगर ये 50 है तो 130 हो जाएगा, और इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है तो 180 में से घटा देंगे तो 130 को, तो कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 50। ठीक, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 21 और 84 है, संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी होगी। तो अगर हम संख्या को मान ले x और इसको 4x, तो x इंटू 4x, x और गुणे 4x बराबर 21 गुणे 84, मतलब मस इंटू लस इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 21, और जो बड़ी पूछा है तो हो जाएगा 21 इंटू 4 यानी कि 84, बी आंसर हो जाएगा इसका। अब आते हैं देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक एक जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो उसमें जो सबसे टॉप पे है वो कौन है, तमिलनाडु है, बी। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर यानी कि रिग्रेसिव टैक्सिंग मैकेनिज्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सभी आय के समूहों पर समान दरों से लगाया जाता है, चाहे वो कम इनकम वाला ग्रुप हो चाहे हायर इनकम वाला ग्रुप हो, दोनों पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो समान लगाते हैं, इसलिए इसको रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं, बी आंसर होगा इसका। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था का लक्ष्य मोदी जी ने रखा है वो 2024 तक रखा है, बी आंसर होगा। कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है, तो इसका गठन जो है 27 नवंबर 2017 को किया गया, ये सही है। एन.के. सिंह इसके हेड हैं, ये भी सही है, और 30 अक्टूबर 2020 को ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, ये भी सही है। लेकिन इस बार एक नया चेंज किया गया है कि वित्त आयोग को ये बोला गया है कि 2020 से 21 के लिए आप अप्रैल के पहले रिपोर्ट दे दीजिए, और 21 से 26 के लिए आप 30 अक्टूबर 2020 को रिपोर्ट दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 20 से 25 नहीं बल्कि 20 से 26 तक हो गया है इनका। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उसके मतलब क्रोनोलॉजी में सजाना है कि कौन पहले आया फिर कौन बाद में आया। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, महेंद्र वर्मन पहले, फिर नरसिम्हा वर्मन, फिर परमेश्वर वर्मन, फिर नंदी वर्मन। तो आंसर हो जाएगा ए। यहां दिया है 44th में शासक और उनकी रानियों के बारे में दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो होगा वो अगर आपको मालूम है कि चंद्रगुप्त की वाइफ का नाम कुबेर नागा था तो आप आंसर तुरंत क्लिक कर सकते हैं और वो आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ कुछ समाचार पत्र हैं और संस्थापक हैं। तो अल हिलाल के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हैं, समूह सुमेलित नहीं है वो बताना है। न्यू इंडिया एनिवेसेंट और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। लेकिन तहजीब उल अखलाक जो है वो सर सैयद अहमद के द्वारा प्रकाशित की संस्थापक थे, तो सी आंसर होगा। इसमें क्या है कि कूट मिलाने हैं, तो इसमें क्या है, फतवा ए जहांदारी अगर आपको मालूम है कि जियाउद्दीन बर्नी ने मतलब लिखा है तो क्या हो जाएगा, डी का 1 और इसी से आंसर आ जाएगा आपका, और आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर आते हैं हम सूची 1 सूची 2। इसमें क्या है कि बहुत सारे व्यक्तियों के नाम दिए गए और यहाँ कमीशन के नाम दिए गए हैं। तो अगर आपको मालूम है कि एंटोनी मैकडोनल्ड की जो कमेटी थी वो अकाल आयोग से संबंधित थी, फेमाइन से रिलेटेड, तो आप आंसर तुरंत कर सकते हैं और आंसर होगा ए। अब 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आर्य समाज में हिंदू आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, ये भी सही है। और श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जो जड़ें थी उसको कमजोर किया, क्योंकि आर्य समाज में ये बोला जाता था कि वेद जो है वो सुप्रीम है, उसमें जो कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। लाला लाजपत राय के संबंध में स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि कौन सा कथन सही है। तो प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, मतलब नॉन कोऑपरेशन पॉलिसी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में गांधी के पक्ष में हो गए थे, ये सही है। और स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल 1। विलय का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स
तो उसमें क्रोनोलॉजी सजानी है। तो सबसे पहले सतारा का हुआ था, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी। तो सबसे लास्ट में 2 चाहिए और सबसे पहले 1 चाहिए, इससे सोल्यूशन नहीं आएगा और आंसर हो जाएगा 1 3 4 5। तो 50 का हो जाएगा सी। एफआरपी, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य, गन्ने के लिए एफआरपी जारी किया जाता है। तो उसको आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी जो होती है वो अनुमोदित करती है। यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए होंगे। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, मतलब एडिबल ऑयल है, तो ये सही है। और अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो दोनों सही है, इसी वजह से वो हेल्दी है। तो दोनों सही है और एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन भी है। अब देखते हैं रेपो रेट जो आरबीआई द्वारा जारी किया था दिसंबर 2019 में कितनी थी, रेपो और रिवर्स रेपो। तो 5.15 एंड 4.9 थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला दिया गया कि वस्तुओं सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है, ये सही है। दूसरा, इसकी गणना जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन द्वारा की जाती है, जो गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा की जाती है। तो इसको आप गलत कर देंगे। जैसे ही 2 को गलत करेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ऑप्शन जो है आउट हो जाएंगे। और इन्फ्लेशन पॉलिसी जब आरबीआई बनाती है तो सीपीआई को प्राइम इंपॉर्टेंस देती है, तो इसलिए 1 एंड 3 हो जाएगा, यानी कि सी। सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो नोएडा में है, डी होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा क्या होती है कि जो गाय और बैल होते हैं उनको खुला छोड़ देते हैं, गाय जब दूध देना बंद कर देती हैं तो उनको खुला छोड़ देते हैं, और ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मतलब प्रचलित है। और कृषि और वानिकी विकास के लिए एक अभिशाप है, क्योंकि क्या होगा, जब जानवर खुले में चलेंगे तो फसलों को बर्बाद करेंगे। अब यहाँ क्या है कि ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद के तहत जिला और उत्पाद दिए हुए हैं। तो कन्नौज में इत्र, बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के सामान, चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने, और प्रतापगढ़ में आपको मालूम है कि आंवला होता है, न कि अमरूद जेली। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी प्रतापगढ़। अगरिया, बैगा और भुइया और बैगा अनुसूचित जनजाति जो एसटी हैं वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है, फॉस्फेटिक यानी कि फास्फोरस युक्त बायो फर्टिलाइजर है, तो ये आंसर हो जाएगा राइजोबियम। निम्नलिखित गायकों में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा राजन साजन मिश्र। फिर यहाँ दिया हुआ लेखकों के नाम और उपनाम। तो सूर्यकांत त्रिपाठी का तुरंत आप लोग गेस कर लेंगे, निराला हो जाएगा। और धनपत राय श्रीवास्तव का तुरंत आप लोग गेस कर लेंगे, मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। लेकिन इससे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 3-3 और यहाँ 1-1। तो एक और आपको जानने की जरूरत है, तो वो है रघुपति सहाय, जिनको फिराक गोरखपुरी के नाम से भी जाना जाता है, नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र। तो बी का अगर 4 कर दें तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो सी आंसर सही होगा। वो स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो स्वच्छ भारत मिशन जो है संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार पर केंद्रित रहता है, सही है। लेकिन अधिकांश लोगों के खुले में शौच करना, उनके नियमित प्रातः काल भ्रमण और फसलों की देखभाल और सामाजिकता का हिस्सा है, ये चीज जो है स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ग्रीन पीस इंडिया जनवरी 2020 की जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में सबसे प्रदूषित शहर जो है वो झरिया है, जो झारखंड में है। बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली, मतलब क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज, दिसंबर 2019 में आयोजित की गई थी, जो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि काठमांडू और नेपाल में आयोजित हुई थी। और इसका उद्देश्य जो है वो छोटे जो कृषि खेत धारक हैं या फिर इकोलॉजी, उस पे केंद्रित है, तो दूसरा सही है। तो ये अगर आप जानते हैं कि ये ऑप्शन आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, केवल 2। यहां क्या है, नगर और नदियां दी हुई हैं। तो नगर पेरिस है, पेरिस किस नदी के किनारे बना है, सीन। बैंकॉक किस नदी के किनारे है, चाओ फ्राया। किसानसा चीन में है, और ये किसानसा जो है चीन नहीं है, किसानसा जो है कांगो नदी के किनारे है, अफ्रीकन कंट्री है। ठीक, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए का 4
और सी का 2 है, तो आंसर किससे आएगा? बी का 3 से आ जाएगा। तो बी का 3 है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है? तो आप याद कर लीजिए HHSK, यानी कि होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ये ऑर्डर है उत्तर से दक्षिण का। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल जो हॉट डेजर्ट हैं, वो ट्रॉपिकल डेजर्ट, वो 15 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ही पाए जाते हैं, सही है। और जो विंड होती हैं, ट्रेड विंड्स, वो पश्चिम की तरफ जब जाती हैं तो उसमें नमी और आर्द्रता में कमी आती है। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, तो ए हो जाएगा। फिर आता है कि परियोजना है और नदियां हैं। तो परियोजना है उकई, जयकावड़ी, खड़कवासला और मयूराक्षी। तो यहां पे देख सकते हैं कि बी आंसर होगा इसका। ए का उकई का तापी होगा, ठीक। फिर जयकावड़ी का गोदावरी होगा। खड़कवासला का जो होगा वो क्या होगा? खड़कवासला का अगर पता है कि मूथा रिवर पे है तो आंसर हो जाएगा बी। ग्रीस के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि ग्रीस में कैटरीना साकेलारोपोलू को देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। तो ये भी सही है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी, तो दोनों सही हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। फिर दिया कोयला क्षेत्र और उसकी पोजीशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा कि अगर आपको मालूम है कि सुहागपुर मध्य प्रदेश में है, सुहागपुर मध्य प्रदेश में है, और माकुम जो है वो असम में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए 1 2 3 4। 2 रेलगाड़ियां हैं, एक ही दिशा में चल रही है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि एक ही दिशा में चल रही है, मतलब जो इफेक्टिव रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो 90 - 70, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसको मीटर प्रति सेकंड में आप बदल लेंगे 1000/3600 से गुणा करके, ठीक। अब बोल रहा है कि 18 सेकंड में वो किसी व्यक्ति जो खड़ा है धीमी वाली ट्रेन में उसको पार कर जाती है। तो 18 सेकंड से जो रिलेटिव स्पीड है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी 100 मीटर, और जो बी आंसर होगा। अब कह रहा है कि किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पे बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। तो मान लेते हैं x है, तो x × 3/4 और 10% की हानि हो रही है, तो हम मतलब 90 रुपए में समझ सकते हैं कि 90 रुपए में बिका। अब बिक्री मूल्य पे बेच दें तो मतलब 100 रुपए में हम खरीदे थे, 100 रुपए में बेच दें, तो लाभ हानि का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 20%। तो अभी क्या होगा? अभी लाभ होगा क्योंकि 3/4 पे बेचे थे तो 90 रुपए में बिका था, ठीक। अब हम उसको 120 रुपए में बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? 20%, ठीक। तो x का 3/4 = 90 करेंगे तो x की वैल्यू 120 आएगी, और 120 रुपए में अगर हम बेचेंगे तो 100 रुपए जो हम क्रय मूल्य एज्यूम किए थे तो उसके हिसाब से 20% का लाभ होगा। गलती से मैंने हानि वाले कह दिया, तो 20% का लाभ होगा, इनके आंसर डी होगा। अब यहाँ कह रहा है मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज दर है, दूसरे वर्ष में 420 का ब्याज चाहिए। तो सबसे पहले वर्ष में किसी का ब्याज 400 आना चाहिए, तभी तो 420 सेकंड में होगा, क्योंकि 5 को 20, तो 8000 अगर कोई कर्ज लेता है 5% पे तो पहले वर्ष उसको 400 ब्याज देना होगा, दूसरे वर्ष 400 + 400 पे ब्याज, तो 400 पे ब्याज कितना होगा? 20%, तो 420 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। अब बोला है 2019-20 में केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे जो फिस्कल डिफिसिट है उसको कितना रखा है? तो फिस्कल डिफिसिट का जो टारगेट है वो 3.5% ऑफ द जीडीपी रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में शामिल नहीं है? तो आंध्रा है, हिमाचल है और तमिलनाडु है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो जारी हुआ था उसमें गुजरात जो है वो टॉप 5 स्टेट में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए। इसमें क्या है? इसमें वो क्रोनोलॉजी सजानी है, तो सबसे जो पहले आया था वो क्रिसिल आया, फिर ICRA आया, फिर केयर्स आया, तो आंसर हो जाएगा ए। फिर भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों का हाल
ही में किए एकीकरण, जो एकीकरण किया जा रहा है पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स का, उनसे क्या क्या लाभ लक्षित हैं, कौन कौन से लाभ होंगे? तो ये सभी लाभ होंगे कि इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, इंप्रूव्ड एक्सेस टू द कैपिटल, कवरिंग लार्जर जियोग्राफिकल एरिया, बैंक्स ऑफ ग्लोबल साइज। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। शतसहस्त्री संहिता, मतलब जिसमें 1,00,000 श्लोक हों, तो वो किस ग्रंथ को कहा जाता है? वो है महाभारत। डी होगा आंसर। आर्दर्मक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? तो वो है सिल्वर यानी कि रजत। बी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। दर्शन दे और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके हैं। तो न्याय दर्शन क्या है कि वो क्या है? एक्चुअल नॉलेज है। और जो सांख्य दर्शन है वो है सेल्फ नॉलेज। तो सी का अगर 2 जानते हैं हम, तो यहीं से आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के बीच 17 मई 1540 को कन्नौज में युद्ध हुआ था? तो हुमायूं और शेर शाह के बीच में युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो आप सभी जानते हैं कि आंसर डी होगा, चौरी चौरा में हुई हिंसा। गदर पार्टी में निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं थे? तो खुदीराम बोस संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कूका विद्रोह जो है वो सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए जनता को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि, हम अपनी मातृभूमि नहीं बोला, वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। तो ये विदेशी थी, एनी बेसेंट ने कहा था। कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो वो है नाइट्रोजन। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा आवश्यक होगी? तो ये अगर यूरिया की कितनी भी मात्रा लें तो इसमें 46% नाइट्रोजन होती है। तो 2.2 kg का 46% जो होगा वो 1 kg होगा, इसलिए 2.2 kg आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में। ऊसर मिट्टी का संबंध है कि जो अत्यधिक सिंचाई से क्या होता है कि नमक इकट्ठा हो जाता है, तो एल्कलाइन हो जाता है, बेसिक हो जाता है। तो बेसिक जो हो जाता है तो क्या होगा? बेसिक हो जाता है तो उसको चूने के साथ इसे सुधारा नहीं जा सकता है, फिर और बेसिक करके नहीं सुधारा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा कि इसका पीएच 7 से अधिक होता है। और इस मिट्टी में धान की फसल, जो स्पेशलिस्ट कुछ फसलें आ गई हैं जो ऊसर रेजिस्टेंस है, तो 2 और 3 सही होगा। फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनी में सूची के अनुसार सबसे बड़ी कंपनी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। सी आंसर होगा इसका। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस बांध पर बना है? तो रिहंद बांध। इसका आंसर डी होगा। लखनऊ के उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन यानी कि पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? तो वो है कानपुर। इसका आंसर सी होगा। कौन से जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो वो है सहारनपुर। सी। अब क्या है कि संस्थान है और उनकी मतलब जगह हैं। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है वो बनारस में है, तो बी का 1 होगा और यहीं से आप आंसर निकाल सकते हैं। 93 का सी होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दुग्ध उत्पादक में सबसे नंबर 1 है, आलू में नंबर 1 है, गन्ना में भी नंबर 1 है, लेकिन धान में 3rd है, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 जो है वो सही होगा। उत्तरी भारतीय संस्कृत का बाइबिल ग्रंथ कौन सा है? तो वो नाट्यशास्त्र से है। अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी जो है वो स्ट्रक्चरल फॉल्ट है, और अनटचेबिलिटी का जो चलन है वो रिलीजियस अफेयर से संबंधित है। तो दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या करता है। अब फिर से 2 स्टेटमेंट दिए। ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है, तो ये गलत है कि वो खतरा नहीं मानती हैं, बल्कि आर जो है पवित्रता और अपवित्रता से जुड़े सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। तो आर सही है और ये गलत है, तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो ये है राइटर्स बिल्डिंग। डी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? तो वो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अफ्रीका महाद्वीप
के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है? तो वो है नाइजर। ए होगा आंसर। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को ग्रैमी पुरस्कार मिला किस एल्बम के लिए? तो आंसर नाम है एल्बम का बिकमिंग। फिर विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जो वर्ल्ड टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है उसके अनुसार स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है, इंडिया 72 पे है, लेकिन यूएस से जो है वो सेकंड पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोजेडी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश जो हैं उनके संदर्भ में क्या सही है? तो ये दुबई में रहती हैं, सही है, और 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं, दोनों सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। COP26 2020 का आयोजन ग्लासगो में किया गया था। अजरबैजान की राजधानी बाकू जो है वो कैस्पियन सागर के पास है। ये घास के मैदान है और महाद्वीप है। तो इनको क्या है? सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने के लिए अगर आपको मालूम है कि वेल्ड जो है वो अफ्रीका में बोला जाता है तो 2 ऑप्शन आउट हो जाएंगे आपके, और यहीं से आप जान जाएंगे कि ए का 4 होगा। प्रेरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में, मतलब सी का 1 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर बांस एक जादुई घास विषय पे 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी जनवरी 2020 में। ये जम्मू में आयोजित की गई थी। आंसर हो जाएगा सी। किर्गिज जनजाति जो है वो मध्य एशिया की है, यानी कि ए का 3 हो गया। बुशमैन जो हैं वो कलाहारी, और बद्दू जो हैं वो अरब, और एन्नू जो हैं वो जापान। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो नैवेली है, तमिलनाडु में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नहीं है? तो वो है इंद्रावती नदी, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं कि जवाई परियोजना जो है वो राजस्थान की है और ये तमिलनाडु दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में उड़ीसा राज्य जो है वो क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, वो सही है, बाकी सारे गलत हैं। लौह अयस्क भंडार मामले में किस शैल समूह से संबंधित है? तो ये धारवाड़ होगा, ए। सेल्वा वनों की विशेषता, सेल्वा मतलब अमेजन वनों की विशेषता क्या होती है? चौड़ी पत्ती सदाबहार, मतलब ब्रॉड लीफ एवरग्रीन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के किस शहर में स्थित है? सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन जो है वो प्रयागराज में स्थित है, बी आंसर होगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 यानी कि बी आंसर होगा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते क्रम में लगाना है तो 2011 सेंसस में बिहार की जो जनघनत्व था वो सबसे ज्यादा था, फिर बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा डी। अब क्या है? घटना बताई गई है और यौगिक बताया गया है। तो अम्ल वर्षा सबको मालूम है कि सल्फर डाइऑक्साइड से होती है। ओजोन परत जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। तो डी का 1 हो गया और ए का 4 हो गया। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन जो है वो अनसंतृप्त हाइड्रोजन के द्वारा होता है, और इस फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से संबंधित है। तो बी का 2 हो जाएगा और ए का जो है वो 3 हो जाएगा। तो बी का 2 और ए का 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 118 का बी हो जाएगा। माइकोराइजा एक सहजीवी है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है कवक और पौधों के संबंध में, मतलब फंजाई और प्लांट के बीच में, सी आंसर होगा। विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहीं से आप पकड़ सकते हैं कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। तो वसा में ए, डी, ई के घुलनशील होते हैं और बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर हो जाएगा 120 का डी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने परीक्षा दी है। आशा करता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग क्वालिफाई करें मेंस के लिए। और किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें।